माँ सरस्वती के आशीर्वाद से वागीश की इस प्रस्तुति में सभी बच्चों का स्वागत और अभिनंदन है। वागीश की इस प्रस्तुति में आप कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान भूगोल के पाठ 1 संसाधन एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है, जैसे परिभाषाओं के लिए एनसीईआरटी की किताबों पर ही ध्यान केंद्रित करें। आप नोट्स बनाएं और संभावित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का अभ्यास अभी से करें, ताकि बोर्ड परीक्षाओं में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें। संसाधन क्या है? पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि हर वह वस्तु जो हमारे उपयोग में आती है वह संसाधन है। इसी परिभाषा को अब हम नए आयामों में देखेंगे। संसाधन वह है जो पर्यावरण में उपलब्ध हो, जैसे नदी, वायु, घर, आकाश। संसाधन वह है जो हमारे उपयोग में लाया जाए, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तीसरा आयाम है प्रौद्योगिकी की उपलब्धता। बिना प्रौद्योगिकी की उपलब्धता के कोई वस्तु संसाधन नहीं हो सकती है। जैसे जब तक विमान उड़ाना संभव नहीं था, तब तक यह कवि की कल्पना मानी जाती थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि विमान आकाश में लोगों को भी लेकर के जाते हैं और आपदा विपदा के समय हर तरह से सहायता भी प्रदान करते हैं। चौथा आयाम है आर्थिक रूप से संभाव्य होना। आर्थिक रूप से संभाव्य होने का अर्थ है कि हम जितना निवेश करें उससे ज़्यादा की हमें प्राप्ति हो। अर्थात किसी भी संसाधन को उपयोग में लाने के लिए हम जितना निवेश करते हैं उससे अधिक मात्रा में जब हमें लाभ की प्राप्ति होती है, तभी वह आर्थिक रूप से संभाव्य की श्रेणी में आता है। यहाँ पर हम एक उदाहरण देखेंगे। लद्दाख में यूरेनियम पाया जाता है और झारखंड में कोयला पाया जाता है। झारखंड में कोयले के खदानों से कोयले का खनन लगातार चलता रहता है, जबकि लद्दाख से यूरेनियम का निष्कर्षण नहीं किया जाता है, क्योंकि झारखंड में हम जितना निवेश करते हैं उससे अधिक हमें खनिज के रूप में प्राप्त होता है, जबकि लद्दाख में यूरेनियम को निकालने में जितने निवेश की आवश्यकता है उससे ज़्यादा लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए वह आर्थिक रूप से संभाव्य की श्रेणी में नहीं है। पांचवा आयाम है सांस्कृतिक रूप से मान्य होना। सांस्कृतिक रूप से मान्य होने का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु जिसका उपयोग हम करने जा रहे हैं वह हमारी समाज, हमारी संस्कृति में मान्य होना चाहिए। जैसे सऊदी अरेबिया एवं अन्य कुछ राष्ट्रों में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही कम है या बिल्कुल ना के बराबर है अर्थव्यवस्था में, जबकि यदि हम भारत की बात करें तो यहाँ पर महिलाएं बहुत सारे काम को कर रही हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं हिमा दास को, जो कि एक खिलाड़ी हैं और हमारे देश के लिए ये स्वर्ण पदक भी ला चुकी हैं। अब आप अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे। संसाधन वह है जो पर्यावरण में उपलब्ध हो, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, जिसे उपयोग में लाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और जो सांस्कृतिक रूप से मान्य और आर्थिक रूप से संभाव्य है। इन सभी आयामों को पूरा करने वाली वस्तु को ही हम संसाधन की श्रेणी में रखेंगे। पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध में निहित है। इस प्रक्रिया में मानव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को उचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से उचित संस्थाओं में विभिन्न रूपों में परिवर्तित करके उपयोग के योग्य बनाया जाता है और इस प्रक्रिया को मानव के द्वारा किया जाता है। अब हम प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के बीच अंतर संबंध को एक और उदाहरण से समझेंगे। यह पूसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का चित्र है, जो कृषि के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के अनुसंधान करती है। इस अनुसंधान कार्य को करने के लिए वहां पर मानव संसाधन है। पूसा के द्वारा धान, गेहूं, दलहन, तिलहन आदि की उच्च उन्नत किस्म के बीजों का निर्माण किया जाता है,
जिसे हमारे किसान अपने खेतों में उपजाते हैं और उत्पादन बढ़ जाता है और यह उत्पादन हमारी थालियों में प्रदर्शित होता है। इसी थाली से भोजन करके हमारे वैज्ञानिक फिर से पूसा में कार्य करने में जुट जाते हैं। विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कौशलों का प्रयोग करके किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करने वाला मानव स्वयं एक संसाधन है। अब हम संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे। संसाधन प्राकृतिक और मानवीय होते हैं। प्राकृतिक ऐसे संसाधन जो प्रकृति में पहले से उपलब्ध होते हैं, जैसे जल, वायु, आकाश। मानवीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे रेल, इंजन आदि। प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। ऐसे संसाधन जो किन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक दोबारा नए किए जा सकते हैं, वह नवीकरण योग्य संसाधन कहे जाते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश। अनवीकरण योग्य संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो किन्हीं भी प्रक्रियाओं के द्वारा नए नहीं किए जा पाते हैं। उदाहरण, कोयला। मानवीय संसाधनों को संरचनाओं, संस्थाओं जो मानव के द्वारा निर्मित की जाती हैं, उनमें और मात्रा एवं गुणवत्ता में बांटा जाता है। संरचनाओं का उदाहरण पुल, बांध, रेलवे लाइनें आदि हैं। संस्थाएं जैसे विद्यालय, अस्पताल आदि। मात्रा एवं गुणवत्ता में कहने का अर्थ है कि किसी भी संसाधन की मात्रा और गुणवत्ता का अनुमान लगाना जो मैपिंग या सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा किया जाता है। नवीकरण योग्य संसाधनों को पुनः दो भागों में बांटा जाता है, सतत या प्रवाह और जैव। सतत या प्रवाह ऐसे संसाधन होते हैं जिनका प्रवाह कभी भी समाप्त नहीं होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश। नवीकरण योग्य संसाधनों में जैव संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो नए तो हो सकते हैं लेकिन वह सतत नहीं है, जैसे वन। वनों को नवीकृत किया जा सकता है लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत समय लगेगा। जैव संसाधनों को पुनः दो भागों में बांटा जाता है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। प्राकृतिक वनस्पति यानी कि प्लांट्स और वन्यजीव जैसे बाघ, भालू। अनवीकरण योग्य संसाधनों को दो भागों में बांटते हैं, पुनः चक्रीय यानी ऐसे संसाधन जो दोबारा नए तो नहीं किए जा सकते हैं लेकिन उनको दोबारा चक्रण करके प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे धातुएं। धातुओं में आपने देखा होगा कि लोहे को ही विभिन्न रूपों में गला गला करके दूसरे आकार में ढाल दिया जाता है। अचक्रीय संसाधन अनवीकरण योग्य संसाधनों के वह प्रकार हैं जिनका दोबारा चक्रण भी नहीं किया जा सकता है, जैसे जीवाश्म ईंधन। कोयला जल जाने के बाद राख बन जाता है और फिर उस राख को हम कोयले में बदल नहीं पाते। अब हम संसाधनों के प्रकार का अध्ययन विस्तार से करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण जैव और अजैव में किया जाता है। जैव संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, जैसे मानव, पशु। अजैव संसाधन वह संसाधन होते हैं जो निर्जीव हैं, जैसे धातुएं। समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण अर्थात संसाधन कब समाप्त होगा इसके आधार पर संसाधन का वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः नवीकृत किया जा सकता है या बनाया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, वन। अब हम एक एक उदाहरण को लेंगे, जैसे
भौतिक प्रक्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण है जल चक्र। विभिन्न भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा जल पर्यावरण में गतिमान रहता है, जैसे वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा उसका वाष्प में परिवर्तित होना, संघनन की प्रक्रिया के द्वारा उसका बादल के रूप में बन जाना और वर्षण की प्रक्रिया के द्वारा उसका जल के रूप में वापस धरती पर आ जाना। यदि हम रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण लें तो सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है पानी। पानी दो गैसों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब इस पानी को खौलाया जाता है, उबाला जाता है, तो धीरे धीरे करके ये वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग टूट जाता है। यांत्रिक प्रक्रिया में ही अगर जल का उदाहरण लिया जाए तो रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा अशुद्ध जल को फिर से शुद्ध जल में प्राप्त किया जाता है। ऐसे संसाधन जिन्हें किन्हीं भी भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा नया नहीं किया जा सकता है, वह अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में विकास होता है और एक बार समाप्त हो जाने के बाद इन्हें दोबारा प्राप्त करना लगभग असंभव है। अनवीकरणीय संसाधनों के दो प्रकार होते हैं, चक्रीय एवं अचक्रीय। चक्रीय संसाधन जैसे धातुएं जैसे सोने को एक से दूसरे आभूषण में बदल दिया जाता है, इन्हें चक्रीय कहा जाता है। अचक्रीय अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन हैं जो एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं और उनका दोबारा चक्रण भी संभव नहीं है, जैसे जीवाश्म ईंधन। कोयले को जला देने के बाद कोयला राख में बदल जाता है और इस राख को हम दोबारा कोयले में परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। हमने उत्पत्ति और समाप्यता के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया। अब हम स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार देखेंगे। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के मुख्य 4 प्रकार हैं: व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वह संसाधन होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के संसाधन होते हैं। अगर साधारण भाषा में कहें तो वैसे संसाधन जिन्हें हम कहते हैं ये मेरा है या तुम्हारा है, जैसे आपका पेन या आपका घर आपका व्यक्तिगत संसाधन है। सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिस पर समुदाय के सभी सदस्यों के लिए वह उपलब्ध होते हैं, जैसे सामुदायिक चारागाह ग्रामीण क्षेत्रों में जिस पर सभी लोग अपने जानवरों को चराने के लिए ले जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्क जहां लोग घूमने टहलने के लिए जाते हैं। राष्ट्रीय संसाधन देश की सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी जनहित में अधिग्रहित कर सकती है। जैसे आपने देखा होगा, सड़क बनाने के लिए किसानों की भूमि को अधिग्रहित कर लिया जाता है। इसके परे भी समुद्री सीमा में भी हमारे राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। देश की सीमा से 12 समुद्री मील यानी 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र में आने वाले संसाधन भी राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र, भूभागीय समुद्र व इसमें पाए जाने वाले सभी संसाधन। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है, तो देश में पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी संसाधनों को नियंत्रित करती है। अभी आपने देखा कि 12 समुद्री मील तक का क्षेत्र समुद्री राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आता है। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से परे खुले महासागरीय संसाधनों को इन संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। अब आप इस चित्र के माध्यम से समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय संसाधन, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को देखेंगे। देश की तट रेखा से लगे हुए 12 समुद्री मील की दूरी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आती है। 12 समुद्री मील से लेकर 200 समुद्री मील तक की
दूरी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जिसमें कुछ प्रतिबंधों के साथ संसाधनों का प्रयोग संभव है। 200 समुद्री मील से परे का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आता है। इन संसाधनों का प्रयोग किसी भी देश के द्वारा बिना अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अनुमति के बिना किया नहीं जा सकता है। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों के मुख्य 4 प्रकार हैं: संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। इनको हम एक एक करके देखेंगे। संभावी संसाधन ऐसे संसाधन हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में विद्यमान तो हैं, परंतु उनकी सामर्थ्य के अनुरूप उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। जैसे भारत में राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा बहुतायत में उपलब्ध है, लेकिन हम उसका पूरा का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जिस समय हम उसका पूरा उपयोग कर लेंगे उसकी सामर्थ्य के अनुसार, उस समय भारत में कभी भी बिजली की कमी नहीं होगी। विकसित संसाधन। विकसित संसाधन ऐसे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनकी मात्रा और गुणवत्ता का निश्चित अनुमान लगाया जा चुका है, इनके प्रयोग के लिए प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध है और इनकी क्षमता के अनुसार इनका प्रयोग भी किया जा रहा है। जैसे कोयला। भंडार। भंडार ऐसे संसाधन होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी तो बहुत हैं, परंतु उपलब्ध प्रौद्योगिकी के अभाव में वह हमारी पहुंच से बाहर हैं। जैसे हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए जाने पर हाइड्रोजन जल में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयोग करने के लिए हमारे पास उपलब्ध तकनीकी प्रौद्योगिकी नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पर ही ज्वलनशील होता है। संचित कोष। संचित कोष भी भंडार का ही एक प्रकार है, परंतु उपलब्ध तकनीकी ज्ञान से इन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इन्हें भविष्य के उपयोग के लिए बचा कर रखा गया है। जैसे वन। संसाधनों को प्रकृति की देन समझकर संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया जाता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बिजली जलती छोड़ देते हैं, पानी का टैप खुला छोड़ देते हैं। इस तरह के अंधाधुंध उपयोग से विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे संसाधन का ह्रास। संसाधन का ह्रास उसकी मात्रा और गुणवत्ता दोनों में देखा जाएगा। संसाधन की मात्रा कम हो जाती है। आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में जल का स्तर नीचे हो जाता है और आपके हैंड पंप्स में पानी नहीं आ पाता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार बच्चे गंदा पानी पीने पर विवश हो रहे हैं। दूसरी समस्या आती है कि समाज का संसाधन संपन्न और संसाधनहीन में विभाजन। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और वो उसका उपभोग करते हैं और नुकसान भी करते हैं, जबकि बहुत सारे लोग इस प्रकार के भी हैं जिनके पास संसाधनों की उपलब्धता नहीं है, और न केवल संसाधनों की उपलब्धता बल्कि वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, पानी, स्वच्छ हवा में सांस लेना भी उनके लिए दूभर हो गया है। तीसरी समस्या है वैश्विक पारिस्थितिकी संकट। जैसे भूमंडलीय तापन। पृथ्वी का तापमान, पृथ्वी के पर्यावरण का तापमान बराबर बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे गर्मियों में टेम्परेचर 45 डिग्री, 47 डिग्री, 49 डिग्री तक चला जा रहा है। ओजोन परत का अपक्षय, धीरे धीरे ओजोन की परत क्षीण होती जा रही है। इन सभी समस्याओं के कारण और संसाधनों की उपयोगिता के कारण भी संसाधनों का संरक्षण यानी संसाधनों को बचाना अपरिहार्य है, आवश्यक है। यही नहीं, संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा भी आवश्यक है ताकि सभी को संसाधन प्राप्त हो सके। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो जिसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो पाए। संसाधनों के उपभोग की प्रवृत्ति को देखते हुए गांधी जी ने कुछ बातें कही थी। जैसे हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं। इसका अर्थ है कि संसाधन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भरपूर हैं, लेकिन यदि हम संग्रह करने की आदत डाल लें, बहुत सारे संसाधनों को केवल अपने प्रयोग में लाना चाहें, इकट्ठा करके रखने लगेंगे, तब वह हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाएगा। लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति संसाधन ह्रास के लिए जिम्मेदार है। गांधी जी का मानना था कि कुछ लोग जो लालची होते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रख लेना चाहते हैं, स्वार्थी व्यक्ति जो
अपने हित में संसाधनों का उपयोग करते समय यह नहीं देखते हैं कि इसकी कमी से किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। आधुनिक प्रौद्योगिकी में उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है, जबकि उतनी आवश्यकता नहीं है। और शोषणात्मक प्रवृत्ति में गांधी जी ने विशेषकर उस समय के औपनिवेशिक समय को ध्यान में रखते हुए इस बात को कहा था, क्योंकि ब्रिटेन की आवश्यकता अनुरूप वहाँ पर उत्पादन होता था, लेकिन उन्होंने विभिन्न देशों को अपने अपने उपनिवेश बना डाले और उनकी अर्थव्यवस्था का शोषण किया। ये सभी चीज़ें संसाधनों के ह्रास यानी संसाधन की मात्रा और गुणवत्ता में कमी लाने के लिए जिम्मेदार हैं। गांधी जी चाहते थे कि अत्यधिक उत्पादन ना हो, उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं हो, आवश्यकता के अनुरूप हो और अधिक बड़ा जन समुदाय उत्पादन करे। यानी वो मशीनों के बहुत पक्ष में नहीं थे, वो चाहते थे कि बहुत सारे लोग, बहुत सारा वर्कफोर्स मिल करके और उत्पादन की क्रिया में संलग्न रहे। आपने संसाधनों की उपयोगिता, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से आने वाली समस्याओं, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता और संसाधन के न्याय संगत बंटवारे की आवश्यकता के बारे में देखा। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा अत्यंत आवश्यक है। यदि कुछ ही व्यक्ति तथा देश संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रखते हैं तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के संरक्षण की दिशा में कई कदम उठाए गए, जिनमें से कुछ यहाँ पर उद्धृत हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने प्रारंभ की। शूमेसर ने 1974 में अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी दर्शन को फिर से दोहराया, जिसे आप पहले देख चुके हैं। 1987 में ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट ने संसाधन संरक्षण की दिशा में योगदान दिया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को प्रस्तुत किया। यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका उत्तर है ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट। ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट ने संसाधन संरक्षण की वकालत की और यह रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर नाम से प्रकाशित हुई। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है रियो डी जेनेरो, ब्राजील 1992 में हुआ पृथ्वी सम्मेलन। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। सतत पोषणीय विकास। सतत का अर्थ होता है लगातार। सतत पोषणीय विकास ऐसा विकास है जो विकास पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। किसी भी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला विकास सतत पोषणीय विकास की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। वर्तमान विकास की प्रक्रिया चलती रहे और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना हो। कहने का अर्थ है कि हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहे, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों को बचाकर रखा जाए। साधारण शब्दों में ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करते हुए भविष्य और पर्यावरण के साथ समन्वय बनाए, पारितंत्र को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाए, वही सतत पोषणीय विकास है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट का है, जिसे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 178 से ज़्यादा देशों की सहभागिता में 3 से 14 जून 1992 तक संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का उद्देश्य विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना था, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी। इस सम्मेलन में भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई गई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति दी गई। रियो 20 का आयोजन 2012 में किया गया, जिसमें सतत पोषणीय विकास के लक्ष्यों की अवधारणा प्रस्तुत की गई। अब हम एजेंडा 21 को विस्तार से देखेंगे। जैसा आपने देखा, 1992 में रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा इसे स्वीकृत किया गया था। एजेंडा 21 का उद्देश्य था भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना।
इसमें कहा गया कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अर्थात प्रत्येक देश और प्रदेश अपना अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। एजेंडा 21 एक प्रकार की कार्यसूची है जिसमें समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना था। साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो एजेंडा 21 का उद्देश्य था कि संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से होने वाली समस्याओं से निपटते हुए सतत पोषणीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। और हर देश अलग होता है, उस देश की आवश्यकताएं, उस देश की अर्थव्यवस्था, उस देश की भौगोलिक दशाएं सब कुछ भिन्न भिन्न होती हैं। इसलिए हर देश और प्रदेश को अपना अपना स्थानीय निकाय अपने अपने स्थानीय एजेंडा 21 को तैयार करे, इसकी सहमति दी गई। एजेंडा 21 हमने देखा कि कार्यसूची है समान हितों वाले देश जैसे विकसित देश, विकासशील देश, अविकसित देश अपनी अपनी आवश्यकताओं को समझते हुए और सम्मिलित जिम्मेदारी, विश्व के प्रति अपनी जिम्मेदारी, भूमंडल के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आपस में सहयोग के द्वारा पर्यावरण को होने वाली क्षति को रोकने का प्रयास करेंगे और पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने का प्रयास करेंगे, गरीबी को दूर करने का और विभिन्न प्रकार के रोगों से निपटने का प्रयास करेंगे। भारत में विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित रहा है। भारत में संसाधनों की उपलब्धता में अत्यंत विविधता है। पठारी प्रदेशों जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधनों के भंडार हैं जैसे कोयला, लौह अयस्क आदि। पश्चिमी राज्य जैसे राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है, परंतु यहाँ मूल विकास की कमी है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इनमें जल संसाधनों की प्रचुरता है, परंतु मूल विकास की कमी है। उत्तरी क्षेत्र जैसे लद्दाख का शीत मरुस्थल सांस्कृतिक विरासत का धनी है और पर्यटकों को आकर्षित करता है, लेकिन यहाँ पर भी अन्य सुविधाओं की कमी है। भारत का समग्र रूप से विकास करने के लिए इन सभी संसाधनों के बीच समन्वय की आवश्यकता है, ताकि एक प्रदेश के संसाधनों से दूसरे प्रदेश लाभान्वित हो सके और देश का संपूर्ण रूप से विकास हो सके। इस समग्र विकास के लिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। संसाधन नियोजन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सर्वमान्य रणनीति है। विवेक का अर्थ होता है सही और गलत में अंतर कर पाना। संसाधन नियोजन की आवश्यकता इसलिए है ताकि सतत पोषणीय विकास हो सके, और हमने देखा संसाधनों की उपलब्धता में विविधता है, इसलिए भी हमको संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी में विकास और संस्थागत परिवर्तन लाने के लिए भी संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। संसाधनों का सही अनुमान लगाने के लिए भी हमें प्लानिंग या नियोजन की आवश्यकता होती है। संसाधन नियोजन यानी रिसोर्स प्लानिंग, प्लान के हिसाब से, योजना के हिसाब से हमको कार्य करना है, क्योंकि सिर्फ संसाधन की समृद्धि विकास संभव नहीं कर सकती, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तन भी आवश्यक है, इसलिए भी संसाधन नियोजन आवश्यक है। हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जहां ऐसे प्रदेश हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं, फिर भी वे आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेश हैं, जैसे झारखंड। और कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां पर उतने संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी वे ज़्यादा विकसित हैं, जैसे केरल। इसलिए संसाधन नियोजन समग्र विकास के लिए आवश्यक है। संसाधन नियोजन या किसी भी प्रकार के नियोजन के 3 सोपान हैं। पहला सोपान है यानी पहला चरण संसाधनों की पहचान करना। संसाधनों की पहचान करने में देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करके उनकी तालिका बनाना, क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना ताकि पता चल सके कि देश में कहाँ कहाँ कौन कौन से संसाधन हैं, फिर उनका मानचित्र बनाना, मैपिंग करना, संसाधनों की गुणात्मक एवं मात्रात्मक क्षमता का अनुमान लगाना व उसका मापन करना। यह पहला चरण है। दूसरे चरण में हम प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थाओं का विकास करते हैं। प्रौद्योगिकी में वह प्रौद्योगिकी जो संसाधन को उपयोग में लाने के लिए आवश्यक हो। बिना कौशल के संसाधन का विकास संभव नहीं है, इसलिए कौशल का विकास करना और ऐसी संस्थाओं का विकास करना जहां पर अनुसंधान का और उत्पादन का कार्य हो सके। संसाधन विकास की इन योजनाओं को लागू करने के लिए हमें उचित प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन का ढांचा तैयार करने की आवश्यकता है।
संसाधन नियोजन का तीसरा सोपान है समन्वय बनाना। समन्वय बनाने में संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना है, जिसके बारे में हमने देखा था कि हमारे देश में विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। इन सभी संसाधनों के विकास की योजना और देश के विकास की योजना में समन्वय स्थापित करना है। साधारण भाषा में कहा जाए तो नियोजन के मुख्य 3 सोपान है। पहला, संसाधनों की पहचान करना। दूसरा, पहचान करने के बाद उसे उपयोग में लाने के लिए प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थाओं का विकास करना। तीसरा, समन्वय बनाना। इन्हीं 3 चरणों के आधार पर हम किसी भी तरह का नियोजन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं आपका अध्ययन करना। अब आपको घर से अध्ययन करना है तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? अपने पास उपलब्ध संसाधनों की पहचान करेंगे। क्या आपके पास किताबें हैं, आपके पास नोटबुक्स हैं, पेन है, अन्य ई-रिसोर्सेज जिनकी सुविधा से आप पढ़ सकते हैं, उनकी उपलब्धता। यह आवश्यक नहीं है कि आपके पास सारे संसाधन उपलब्ध हों, लेकिन हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं पहले हम उनकी पहचान करेंगे। अब उन संसाधनों को प्रयोग में लाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है? जैसे आपको समय देना है, आपको अपनी ऊर्जा देनी है, इसके अलावा भी आपको किन्हीं चीज़ों की किसी की सहायता की आवश्यकता पड़े तो उसे लेना है, और अंत में आपको समन्वय स्थापित करना है। समन्वय स्थापित करने का क्या अर्थ है? आपको एक विषय नहीं, आपको सभी विषय पढ़ना है, इसलिए सभी को थोड़ा थोड़ा समय, जैसी भी आपकी आवश्यकता हो, जैसे जिस विषय में आप कम अंक ला पा रहे हो उसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है, जिसमें आप ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें और अच्छा प्रदर्शन करने की आवश्यकता, इसे हम समन्वय की श्रेणी में रखेंगे। तो आपका ये प्रोजेक्ट है कि आप किसी भी एक लक्ष्य को रख करके और नियोजन के सोपानों के आधार पर नियोजन का एक चार्ट बनाएं। इस सत्र में आपने पढ़ा संसाधन की परिभाषा, संसाधन संस्थाओं और प्रौद्योगिकी के मध्य अंतर संबंध, विभिन्न प्रकारों में संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का उपभोग और उसके दुष्प्रभाव, सतत पोषणीय विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, परिभाषा और उसकी अपरिहार्यता, संसाधन संरक्षण क्यों और कैसे, संसाधन नियोजन, परिभाषा, आवश्यकता, सोपान और अन्य। यदि आप इसे केवल थ्योरी में ना पढ़ के अपने कार्य व्यवहार में भी लाएं, संसाधन का संरक्षण करें, उसका दुरुपयोग ना करें, संसाधन को समझें, नियोजन कर पाएं, तो मेरा यह प्रयास सफल होगा। आप अपने अध्ययन की योजना बनाएं, नोट्स बनाएं, पढ़ते रहें। आपने कई नई चीज़ों को सीखा है, इसलिए आपको कहीं पर समस्या भी आ सकती है। यदि आपको किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आपको आपका उत्तर मिलेगा, क्लैरिफिकेशन मिलेगा। और यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी बुक का, आपकी एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1 का PDF का लिंक भेज दिया है, यहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगले वीडियो में आप मृदा संसाधनों, भू संसाधनों, भू उपयोग के प्रारूप, मृदा निम्नीकरण, मृदा के प्रकार आदि के बारे में पढ़ेंगे। आप पढ़ें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।